सिक्का उछलेगा तो किस करवट गिरेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बक्से को सब कुछ पता होता है। चमड़े का एक चमचमाता हुआ बक्सा जो हर साल बेहद गोपनीय जानकारी दबाए संसद की दहलीज पर पहुंचता है। वित्त मंत्रियों की मुस्कुराहट और आम आदमी की खिसियाहट के बीच मीडिया के कैमरों से रूबरू होता है, लेकिन इस बक्से के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। ये कहानी है 281 साल पहले की। वो 1733 का फरवरी का साल था, जब दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को एक बक्सा देश चलाने का पाठ पढ़ाने वाला था, एक ऐसा शब्द देने वाला था जो हर मुल्क की तरक्की की रीढ़ बनने वाली थी। उन दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में तत्कालीन वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोन एक चमड़े का थैला लेकर पहुंचे थे। एक ऐसा थैला जिसमें लोग अपनी सारी थाती समेट कर चलते थे, महंगे सामान लेकर निकलते थे, लेकिन इसी बैग में उनके पास मुल्क के हालात का खाका था और आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे देश को चलाने के लिए तैयार किया गया ब्लूप्रिंट था। उस समय इंग्लैंड पर फ्रांसीसी जुबान का क्रेज हुआ करता था। फ्रेंच में चमड़े के थैले को बुजेत कहा जाता था और उस दिन वालपोन ने जो बजट पेश किया उसका मजाक उड़ाते हुए एक किताब प्रकाशित की गई जिस पर लिखा गया था, बजट खुल गया। उसी दिन से सालाना सरकारी हिसाब बजट कहा जाने लगा और धीरे धीरे ये शब्द ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में फैल गया। भारत में बजट पेश करने से पहले लाल चमड़े का बैग और बजट की पहचान एक दूसरे से जुड़ गई थी। मजाक मजाक में कहा गया एक शब्द मुल्कों की तकदीर लिखने लगा। जब भारत में बजट की शुरुआत हुई तो 125 साल बीत चुके थे। तभी बजट और बैग दोनों हिंदुस्तान की तकदीर लिखने पहुंचे। ये बात अलग है कि ब्रिटेन में बजट और नशे का गजब का घालमेल दिखता है। जिस दिन ब्रिटेन में बजट पेश किया जाता है उस दिन सिर्फ वित्त मंत्री एक ऐसा इकलौता सांसद होता है जिसे मनमर्जी की शराब पीने की छूट होती है। ये परंपरा 200 साल से भी पुरानी है। परंपरा ऐसी कि हर किसी की पसंद जग जाहिर होती थी। विंस्टन चर्चिल जब बजट पेश किया करते थे तो ब्रांडी पीते थे। हक डॉल्टन जब बजट पेश किया करते थे तो वो दूध के साथ रम लिया करते थे। सेल्विन लॉयड जितनी देर तक बजट पेश किया करते थे उतनी देर तक पानी पीते थे और विस्की पीते थे। गेटस्केल जूस के साथ रम पीते थे। बजट के खुमार में 1990 में जब नॉर्मन लेमंड बजट पेश करने पहुंचे तो उनके बैग में सिर्फ विस्की की बोतल रखी थी, जबकि बजट के जरूरी दस्तावेज एक कर्मचारी एक प्लास्टिक की थैली में लेकर पहुंचा था। बजट नई रवायतों पर निकल चला। 125 साल के ब्रिटिशर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द बन गया बजट। अंग्रेज अपने घर से लेकर कारोबार तक का बजट बनाने लगे तो राजशाही देश को चलाने के लिए पैसे के आने जाने का रास्ता तय करने लगी। धीरे धीरे ये शब्द ब्रिटिश उपनिवेशों में फैला तो बजट ने दूसरे मुल्कों में भी कदम रखना शुरू किया। तब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और ब्रिटिश हुकूमत पर इसका असर पड़ा या नहीं ये तो शायद ही कोई बता सके, लेकिन पहले संग्राम के बाद लाल चमड़े का बैग भारत में भी चमका। आज से 154 साल पहले। तब भारत के भाग्य विधाता बनकर पहुंचे थे पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीयों में भरोसा जगाने के लिए इस अंग्रेज अफसर ने एक लेखा जोखा पेश किया। वही लेखा जोखा भारत का पहला बजट बन गया। कैनिंग ने ब्रिटेन में हैट के कारोबार में फेल हो चुके जेम्स विल्सन को भारत का वित्त सदस्य बनाया और पहला बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब तक भारत में इंडिगो नाम की कंपनी चला चुके विल्सन कारोबार के गुणागणित से वाकिफ हो चुके थे और उन्होंने महज 9 महीने में काउंसिल में ब्रिटिश राजशाही के लिए जो लेखा जोखा पेश किया वो भारत का पहला बजट बन गया। तब शायद विल्सन को भी नहीं पता होगा कि 1860 का फरवरी का महीना इतिहास बनने जा रहा है। ब्रिटिशर्स की तर्ज पर भारत में पेश किया जा रहा आम बजट देश चलाने का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था।
वाइसराय की परिषद में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत की आर्थिक स्थिति का खाका खींचा और फिर देश चलाने के लिए कर लागू करने के तरीके पेश किए। उस समय भारत गुलाम देश था और भारत के पहले बजट पर भारतीय प्रतिनिधियों को बहस करने का कोई अधिकार नहीं होता था। विल्सन ने जो सिलसिला शुरू किया वो चल निकला। आजादी के पहले 1920 तक संघीय स्तर पर एक ही बजट बनाया जाता रहा और 1921 में रफ्तार पकड़ चुकी रेल के बजट को अलग कर दिया गया। इसके बाद से ही भारत में आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश किए जाने लगे। भारत में बजट की जड़ें ब्रिटिश भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग तक से जुड़ी हैं। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का ब्रिटिश हुकूमत पर क्या असर हुआ, इस बारे में तो कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बाद बजट पेश करने की योजना बनाई गई। जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1960 को वाइसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया। जेम्स विल्सन ने भारत को देश चलाने का सलीका दिया तो धन ढूंढने का तरीका भी। ये तरीका था आयकर वसूलने का। साल 1860 में जब गवर्नर जनरल की परिषद में वित्त सदस्य सर जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया तो उसी के साथ आयकर कानून भी लागू हो गया। ये कानून भारत के धनकुबेरों, रजवाड़ों के अलावा देश में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों पर भी लगाया गया, लेकिन यह कानून देश के राजे रजवाड़ों को लूटने का जरिया बन गया। पहले साल आयकर से सरकारी खजाने में 30 लाख रुपए जमा हो गए थे। एक मुश्त लाखों रकम कमाकर ब्रिटिश हुक्मरानों के चेहरे खिल उठे तो भारत के राजे रजवाड़ों में हाहाकार मच गया। राजे रजवाड़ों ने कानून का तीखा विरोध किया, जिसके बाद 1865 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया और इसे 2 साल के अंदर संशोधन के साथ फिर से लागू कर दिया गया। तब दुनिया के ताकतवर मुल्क उपनिवेशों का विस्तार कर रहे थे और लगातार युद्ध लड़ रहे थे और इंग्लैंड को जैसे जैसे युद्ध के लिए पैसों की जरूरत बढ़ती गई, आयकर का दायरा बढ़ता गया। ब्रिटेन और रूस के युद्ध के बाद 1886 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने नया आयकर कानून पेश किया। शोषण और अत्याचार का आलम ये कि 1886-87 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए आयकर की वसूली की गई, जो 1914-15 में 3 करोड़ 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान धन उगाही के लिए सुपर टैक्स लगाया गया। 1918-19 में 11 करोड़ रुपए आयकर की वसूली की गई। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटेन को टैक्स का चस्का ऐसा लगा कि दूसरे विश्व युद्ध में टैक्स चोरी पकड़ने के लिए टीम तक बनाई गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए भारतीय राजस्व सेवा का अलग विभाग ही खोल दिया गया। बेसिकली जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ और खास करके विश्व युद्ध में युद्ध कर रहा है तो नेचुरली उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब उनको हर तरह के फाइनेंसिस, मटेरियल एंड वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो उस केस में बेसिकली अपने यहाँ जितना भी उनके यहाँ उत्पादन होता है वस्तुओं का, वो काफी नहीं होता है। अब या तो दूसरे देशों से आयात किया जाए, आयात के लिए पेमेंट करना पड़ता है, पर क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य उस समय काफी देशों के अंदर फैला हुआ था तो नेचुरली, और इंडिया वाज वन ऑफ देम, नेचुरली इंडिया के ऊपर बेसिकली जब उन्होंने टैक्स वगैरह लगाना चालू किया तो उससे उनको अच्छा खासा स्रोत मिला। अच्छा, उस टैक्स को बेसिकली अगर रुपए के अंदर ना ले जा करके मटेरियल गुड्स वगैरह के साथ लेकर के अपने देश के अंदर पहुंचाया तो उससे भी उनको काफी राहत मिली। भारत को आजाद करने से पहले जब अंग्रेज वापस लौटे तो उससे पहले के वित्त वर्ष में भारी कर वसूली की। साल 1945-46 में आयकर वसूली बढ़कर 57 करोड़ 12 लाख रुपए हो गई, जो उस वक्त के लिए महावसूली थी। तब हिंदुस्तान में आजादी की हवा में सांस लेने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और मुल्क को यकीन था कि अंग्रेजों के बुरे दिन बीतने के बाद अपनी सरकार अच्छे दिन लाने वाली है। आखिर वो दिन भी आया जब बजट का बक्सा एक हिंदुस्तानी के हाथों में दिखा और वो हिंदुस्तानी थे R.K. षणमुखम चेट्टी। आजादी के बाद भारत में कुछ ऐसे बजट आए जिसने जनता को कंगाल बना दिया तो कुछ ने जनता की नींद उड़ा दी।
महज 3 महीने की आजादी के बाद देश के पहले वित्त मंत्री R.K. शणमुगम चेट्टी जब पहली बार बजट का बक्सा लेकर संसद पहुंचे तो उन पर देश भर की नजरें टिकी थी। तब तक अंग्रेज भारत को कंगाल कर चुके थे और जरूरत थी पैसों की। लेकिन शणमुगम चेट्टी चाहते थे कि भारत खुद को वाकई आजाद महसूस करे और उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए कई जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। शणमुगम चेट्टी ने संसद में कहा, हम खुद को उस तीर्थ यात्री की तरह महसूस कर रहे हैं जो अपने थके हुए अंगों को खींचकर और घसीटकर पर्वत के शिखर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन आंखों के आगे केवल ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पाता है। बजट पेश करने के कुछ ही दिन में पहले वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मनमुटाव की वजह से इस्तीफा दे दिया। पहला बजट महज 7.5 महीने का था और इसके बाद 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने जब भारत का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया तो बजट से रहम गायब होने लगा। जॉन मथाई ने कर के कहर को शब्दों की चाशनी में डुबोते हुए कहा, एक वित्त मंत्री के लिए घाटों और अतिरिक्त करों के प्रस्ताव के साथ सदन में आना सुखद नहीं है, लेकिन एक वित्त मंत्री भी उसी तरह परिस्थितियों की पैदाइश होता है जैसा कि कोई अन्य। मैंने हमेशा ये माना है कि सरकारी बजट एक मानवीय दस्तावेज होता है। इसमें देश भर के करोड़ों लोगों की भावनाएं होती हैं। तब बजट राष्ट्रपति भवन में तैयार होता था और बताया जाता है कि देश का पहला ही बजट लीक हो गया, जिसे 1980 में वित्त मंत्रालय में लाया गया और मंत्रालय के भूतल में बजट तैयार किया जाने लगा। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद जो है हमारे ये बजट मेकिंग एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जो है ये बजट मेकिंग प्रोसेस जो है, जो कि हमें ब्रिटिशर्स की देन थी, एक तरह से हमने स्टार्ट किया। अब गोपनीयता इसलिए रखी जाती है कि और स्पेशली जहां तक टैक्स के रेट्स होते हैं, अगर टैक्स के रेट्स पहले से ही लोगों को पता लग जाते हैं तो होल्डिंग स्टॉक मेकिंग की एक्सरसाइज बहुत बुरी तरह से होने लगती है। इसका मतलब है कि बाद में बेसिकली उन वस्तुओं के जब टैक्स बढ़ जाते हैं, टैक्स रेट बढ़ जाता है, तो नेचुरली जो शॉपकीपर्स हैं या सेलर्स हैं उनको एक काफी एडवांटेज मिल जाता है। तो इसलिए इस बजट को गोपनीय उस समय तक रखा जाता है कि समाज के किसी एक वर्ग को उसका फायदा ना पहुंचे, क्योंकि दूसरे वर्ग को उसका काफी नुकसान होगा। अंग्रेजों की गुलामी से कंगाल हो चुका देश आजादी के बाद भी उबर नहीं सका और इसी बीच कृष्णमाचारी का 1957 का बजट आत्मघाती साबित हुआ। कृष्णमाचारी ने आयात पर लगाम लगाने के लिए बेतहाशा कर बढ़ाए और तरह तरह के टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे और मोरारजी ने जो बजट पेश किया उसे आम आदमी का बजट कहा गया। इस बजट में फैक्ट्री के गेट पर उत्पादों के निरीक्षण और उन पर मोहर लगाने का सिस्टम खत्म कर दिया गया। इनकी जगह स्वनिरीक्षण का नियम लागू हुआ, जो आज भी चलता है। इस बजट के बाद से ही कल कारखानों का सुनहरा दौर शुरू हुआ, रोजगार पैदा हुए और अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट भागने लगी। मोरारजी देसाई ने 8 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया और इनमें से 2 बजट अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी को पेश किए। आजादी के बाद हर साल शाम 5 बजे बजट भाषण शुरू होता था और इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। अंग्रेजों ने जब भारत में बजट पेश करना शुरू किया तो उसका वक्त तय किया गया शाम 5 बजे। अंग्रेज अपने अफसरों को रात दिन काम करने के बाद दिन भर आराम देना चाहते थे, इसलिए बजट पेश करने का वक्त देर से चुना। जब भारत आजाद हुआ तो वही परंपरा चलती रही। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी 53 सालों तक, यानी साल 2000 तक शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा चलती रही। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 2001 में पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को तोड़ा और सुबह 11 बजे बजट पेश किया। तब से बजट सुबह ही पेश होने लगा। इससे पहले बजट और अर्थव्यवस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1987-88 में वीपी सिंह के सरकार से हट जाने के बाद राजीव गांधी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी
और नाना जवाहरलाल नेहरू के बाद बजट पेश करके नया इतिहास रचा। लेकिन इसके बाद देश की इकोनॉमी में ऐतिहासिक पतन का दौर आया। ये वो दौर था जब भारत उन्हीं हालात में था जिन हालात में आज ग्रीस पहुंच चुका है। 1990 के बरसात के मौसम में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। देश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म होने लगा। आखिरकार सितंबर 1990 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखी कोष से 66 करोड़ डॉलर की रकम निकाली ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रख सके। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चंद्रशेखर सरकार को सोना तक गिरवी रखना पड़ा। 1991 में यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार गिर गई। सिन्हा सिर्फ अंतरिम बजट पेश कर सके, जिसके बाद उदारीकरण का खाका खींच चुके मनमोहन सिंह आगे आए और 1991 में फाइनल बजट पेश किया। तब अर्थव्यवस्था उदारीकरण की पटरी पर जा रही थी। मनमोहन सिंह के राज में देश उदारीकरण के दौर में जाने लगा। विदेश से पैसे आने शुरू हुए तो शहर के शहर चमकने लगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी होने लगी, अरबपतियों की संख्या बढ़ने लगी। इससे पहले से ही बजट सबसे खास और गोपनीय दस्तावेज बनने लगा था। देश की तिजोरी पर ऐसा पहरा होने लगा कि परिंदा भी पर न मार सके। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्टर का दफ्तर है, जो देश के लिए तिजोरी की तरह है। इस तिजोरी की सुरक्षा बजट आने तक काफी कड़ी कर दी जाती है, इतना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बजट बनाने वाले अफसर भी इसी मंत्रालय में बजट पेश होने तक कैद रहते हैं। भारत में आम बजट को तैयार करना भी कम रोचक नहीं है। जिस दिन से बजट तैयार होना शुरू होता है, उसी दिन से बजट की सुरक्षा के लिए करीब 1000 कुत्तों की टीम तैनात कर दी जाती है। बजट का ड्राफ्ट बनने से लेकर बजट की प्रिंटिंग, पैकेजिंग और संसद पहुंचाने तक बजट को लीक होने से बचाने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा दी जाने लगती है। हर साल बजट अगस्त के आखिर में आकार लेना शुरू करता है, जब सरकार एक सर्कुलर जारी करती है। पहले सरकारी खर्चे का अनुमानित आंकड़ा तैयार किया जाता है, फिर मंत्रालयों का हिस्सा तय किया जाता है। दिसंबर आते आते बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी तैयार हो जाती है। इस फर्स्ट कट ऑफ बजट को नीले रंग के पेपर पर काली स्याही से छापा जाता है ताकि सब कुछ साफ दिखे। इसी बजट पर रायशुमारी की जाती है और जनवरी आते आते मीडिया को वित्त मंत्रालय से दूर कर दिया जाता है। मंत्रालय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का कड़ा पहरा लग जाता है। इंटरनेट, फोन हटा दिए जाते हैं, टीम के फोन टैप होने लगते हैं। बजट पेश होने से 7 दिन पहले वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों और अफसरों को अपने घर वालों से दूर तहखाने में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बेहद मीठी रस्म निभाई जाती है। ये रस्म होती है हलवा रस्म। एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को परोसा जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। हलवा खाने के बाद अफसरों और कर्मचारियों को एक बेहद कठिन दौर से गुजरना होता है। अफसरों से लेकर प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी मंत्रालय के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में बंद हो जाते हैं और बजट को अंतिम रूप देने लगते हैं। बजट बनाने में जो टीम जुटती है, उस पर 24 घंटों की निगरानी शुरू हो जाती है। उनके लिए एक अलग डॉक्टर रखा जाता है, खाना चेक कर दिया जाता है। बजट बेहद गोपनीय दस्तावेज होता है और उसके लिखे जाने से लेकर छपाई तक बहुत गोपनीयता बरती जाती है। जाहिर सी बात है, इसके लीक होने में अंदेशा ये रहता है कि जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ सकती है। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ऐसी गोपनीयता अब नहीं होनी चाहिए। बजट बनाने में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि आखिर बजट में क्या होने वाला है। भारत में अगर सबसे गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक होता है तो वो है बजट, जिसे वित्त मंत्री एक खास बक्से में लेकर संसद पहुंचते हैं और जिसे कहा जाता है बजट बक्सा। बजट के इसी बक्से से टैक्स निकलते हैं, योजनाएं निकलती हैं, देश का लेखा जोखा निकलता है, लेकिन वो रिफॉर्म नहीं निकलता जिसकी पूरे देश को जरूरत है। जानकार मानते हैं कि 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में मात्र 3% लोग ही टैक्स देते हैं। उनमें भी 0.3% बड़े लोग ही टैक्स चुकाने वाले हैं। लेकिन इन आंकड़ों से उलट
आज हर कोई टैक्स के चक्रव्यूह में फंसा नजर आता है। आप एक अगर आम आदमी की बात करें जो कि 30,000 रुपए सैलरी पा रहा है, तो मुझको ऐसा लगता है कि उसका 40% के लगभग डिफरेंट टैक्सेस के रूप में निकल जाता है। तो उससे बचा कितना? उसे बचा तकरीबन 18,000 रुपए। कहने को तो उसे 30,000 तनख्वाह मिली, अब मिला उसको 18,000 रुपए। अब इस 18,000 रुपए को भी जब वो फिर खर्च करने जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसी का असर इतना पड़ जाता है कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम इनफैक्ट परचेजिंग पावर के हिसाब से इतनी कम हो जाती है कि वो 30,000 रुपए पाने के बावजूद एक अच्छी इनकम इंडिया में मानी जा सकती है अगर आप गरीबी रेखा से उसको कंपेयर करें, वो तो असहाय हो जा रहा है। उसको तो वो 18,000 रुपए में भी जो है हर पॉइंट पे टैक्स देते देते वो बेचारा स्कूटर खड़ी करे, साइकिल खड़ी करे, डीएनडी क्रॉस करे, कहीं से भी आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो टैक्स ही तो दे रहा है ना। हर कोई होटल में खाना खाने भी जाता है तो वैट, सर्विस टैक्स, एसी टैक्स और सेस टैक्स मिलाकर 5 तरह के टैक्स चुकाता है। जो कुछ भी होटल में खाता है उसमें धनिया, जीरा, हल्दी, आटा, चावल और यहां तक कि नमक पर भी कर चुकाता है। ये दूसरा चरण है जो किसी को नजर नहीं आता। तीसरे चरण का टैक्स उस बुनियादी स्तर पर वसूला जाता है जो उत्पादन की महंगाई के साथ साथ आता है। कोई नहीं जानता कि कर के पीछे छुपे हुए कर कहां कहां छुपे हुए हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे घर में किचन चलाने के लिए हमें सारे सामान के लिए सोचना पड़ता है कि हम कितना लाएं। जब हम बाजार जाते हैं पैसे लेके जाते हैं, लेकिन उस पैसे में हमें जितना सामान लेना होता है वो नहीं हो पाता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ऊर्जा का एक ऐसा साधन खोजा जाए जो बहुत अधिक महंगा भी ना हो, और जैसे कि सौर ऊर्जा है या विंड एनर्जी है, तो आपकी पेरेंट्स की इनकम देख के सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं किया जाए और ये किया जाए कि जो आपका स्टूडेंट है उसकी जो जब नौकरी लगती है उसकी इनकम देख के उसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि हर कोई जो कैटेगरी वाइज है वो सब्सिडी उसे अवेल कर सके। और मुझे लगता है जो भी आएगा जनता को राहत देने वाला आएगा, कहीं न कहीं जनता की समस्याओं को देखते हुए आएगा। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है अपने चुनाव प्रचार में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इस प्रकार लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से। इस पे बहुत ज्यादा खर्च आता है, तो एक तो उसमें थोड़ा कमी होना चाहिए। दूसरा पेंशन फिक्स रहती है, बाकी लोगों का तो डीए बढ़ जाता है, तो कम से कम या तो पेंशन में थोड़ी सी वृद्धि की जाए, और नहीं हो तो कम से कम दूसरे सहूलियत दी जाए। चाहे टोल टैक्स हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे घर खरीदना हो, घर बेचना हो, फ्रिज, टीवी, एसी खरीदना हो या फिर पढ़ना लिखना हो, आजाद भारत में अपनी जगह बना चुका है टैक्स। लेकिन अगर कोई कर नजर आता है तो वो है आयकर, जिसमें राहत को लेकर लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। लाल बक्से पर नजरें टिकी रहती हैं। जब देश की आजादी का एक बड़ा हिस्सा घर भरता है, सैलरीड क्लास कर चुकाने के लिए पैसे जोड़ता है और सपने देखता है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत वो देश हैं जहां कमाई करोड़ों की होती है और टैक्स कोई नहीं।